हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुम्या स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने आपको जो प्रीवियस ईयर में स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था यूपीएनएचएम के द्वारा, उसकी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, जिसके हमने नर्सिंग के 80 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए थे। 20 क्वेश्चन जो उसमें बचे हैं जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग वाले, वो उसके लिए हम अलग से क्लास बनाने वाले हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो रहेगी 4/12/2021 को थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, इवनिंग शिफ्ट का, वो क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। क्योंकि ज़्यादा क्लास नहीं बन पाई है, 10 क्वेश्चन की क्लास ही बन पाई है, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको उन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, जिससे आपकी क्वेश्चन की संख्या 30 से 40 हो जाएगी। तो कृपया क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, द नर्स interprets right occipital posterior position in abdominal examination of an antenatal woman in third trimester. She infers that the attitude of the fetus in this position will be। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रेग्नेंट महिला है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, नर्स उसका असेसमेंट कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है एब्डोमेन का, और नर्स को लगता है जो पोजीशन है फीटस की वो राइट ऑक्सीपिटल पोजीशन की व्याख्या कर रही है नर्स। वह अनुमान लगाती है कि इस स्थिति में फीटस का एटीट्यूड क्या होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है डिफ्लेक्स्ड, ऑप्शन बी कंप्लीट फ्लेक्शन, ऑप्शन सी दिया गया है कंप्लीट एक्सटेंशन, और ऑप्शन डी दिया गया है इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन की अगर बात करें, होता क्या है, तो ये पोजीशन होती है फीटस की ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस के समय। डिलीवरी के समय और लेबर प्रोसेस के समय ये एक तरह की पोजीशन होती है फीटस की, जिसमें होता क्या है, फीटल बैक स्ट्रेट होती है, द हेड पोजीशन इज डिफ्लेक्स। जो हेड पोजीशन होती है वो डिफ्लेक्स होती है और अपराइट ऑन द स्पाइन, स्पाइन की अपराइट होती है। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 3 तरह की पोजीशन सामने आपको दिख रही है। तो ये जो मिडिल वाली है ये है डिफ्लेक्शन, फर्स्ट है फ्लेक्शन और थर्ड है एक्सटेंशन। यहां पे आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह की डिफ्लेक्शन की पोजीशन होती है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरी तिमाही एम्यूनोसेंटेसिस की संभावित जटिलता नहीं है। एम्यूनोसेंटेसिस की कॉम्प्लिकेशन पूछी है कि क्या नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से जो नहीं है वो हमें यहां आंसर देना है। ऑप्शन ए दिया गया है कोरियो एम्यूनोनाइटिस, ऑप्शन बी दिया गया है एमनियोटिक द्रव रिसाव, ऑप्शन सी दिया गया है भ्रूण हानि दर 0.5% से कम, और ऑप्शन सी दिया गया है ऑप्शन डी दिया गया है अंग कमी दोष। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग कमी दोष। कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है एम्यूनोसेंटेसिस में, तो मैटरनल में क्या क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, प्रीमेचर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, प्रीमेचर लेबर देखने को मिल सकती है, मैटरनल आइसो इम्यूनाइजेशन देखने को मिल सकता है, और फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो फीटल में ट्रॉमा देखने को मिल सकता है और
फीटो मैटरनल हेमरेज देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी कॉम्प्लिकेशन की। एम्नियोसेंटेसिस होता क्या है? यह एक डॉक्टरी एग्जामिनेशन होता है जिसमें माता के गर्भाशय से तरल पदार्थ लेकर गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबे श्रम के बाद जन्मे नवजात में नर्स ने देखा कि दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ा हुआ है, कलाई बढ़ी हुई है और हाथ के पंजे की तरह की विकृति के साथ अग्रभाग दबा हुआ है। इस नवजात में संभावित जन्म चोट क्या है? एक, प्रलोंग लेबर के साथ बच्चे ने जन्म लिया है और नर्स ने उसमें देखा कि उसका राइट हैंड कोहनी से मुड़ा हुआ है, कलाई बढ़ी हुई है और हाथ के पंजे की तरह की विकृति डिफॉर्मिटी उसको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बताना है कि किस तरह की जन्म चोट है। ऑप्शन ए दिया गया है हार्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी दिया गया है एर्ब का पक्षाघात, ऑप्शन सी दिया गया है क्लम्पके का पक्षाघात और ऑप्शन डी दिया गया है बाहु पक्षाघात। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लम्पके पैल्सी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्लम्प पैल्सी की बात करें तो कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कोर्टा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमन? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है रूबेला वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी रेबीज वैक्सीन और ऑप्शन डी दिया गया है कोविड-19 वैक्सीन। तो जो वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, गर्भवती महिला के लिए, वो होती है रूबेला वैक्सीन। यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कुछ वैक्सीन देख लेते हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। मीजल्स मप्स एंड रूबेला यानी एमएमआर ये भी नहीं दी जाती है। लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेरिसिला वैक्सीन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। और सर्टेन ट्रेवल वैक्सीन, येलो फीवर, टाइफाइड फीवर और जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये भी गर्भवती महिला को नहीं दी जानी चाहिए या नहीं दी जाती है। तो यहां तक आपको एक क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चन और मिल गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कोई सी भी वैक्सीन पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के निदान के साथ एक महिला को भर्ती कराया जाता है। नर्स इस स्थिति के बाद की विशेषता के रूप में इनमें से किस लक्षण को पहचानती है? कोई महिला है, उसको हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम डायग्नोस किया गया है और एडमिट किया जाता है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के बाद का लक्षण यहां पे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है वजन में कमी, शरीर के वजन का 5% तक। ऑप्शन बी दिया गया है पीलिया, ऑप्शन सी दिया गया है उबकाई में वृद्धि और ऑप्शन डी दिया गया है अरुचिकर उल्टी। तो यहां पे जो हाइपर ग्रेविड्रम में देखने को मिलता है वो नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहां पूछा क्या गया है? यहां पूछा गया है हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम के बाद का लक्षण, यानी नोजिया और वोमिटिंग के बाद क्या देखने को मिल सकता है, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीलिया। हाइपर ग्रेविड्रम होता क्या है? इज एक्सट्रीम प्रिस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, जिससे क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है।
वेट लॉस हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस इज माइल्ड नोजिया एंड वोमिटिंग दैट अकर इन अर्ली प्रेगनेंसी। यह कब देखने को मिलती है? ये अर्ली प्रेगनेंसी यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मनुष्यों में स्तन के दूध की तुलना में कोलेस्ट्रॉल में अधिक होता है? यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क की बात की गई है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल में कौन सा कंपोनेंट अधिक होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है पानी, ऑप्शन बी दिया गया है फैट यानी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो जो कोलेस्ट्रॉल में सबसे अधिक मात्रा में होता है वो होता है प्रोटीन। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अदर कंपोनेंट की अगर बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो ह्यूमन में 58 होती है। प्रोटीन की बात करें तो 3.7 होता है जो कि सबसे अधिक होता है। उसके बाद आता है लैक्टुलोज 5.3 और उसके बाद 2.9 होता है फैट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर लैक्टुलोज की मात्रा प्रोटीन से अधिक है, 5.3 है, जबकि प्रोटीन की 3.7 है। तो बिल्कुल भी यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में लैक्टुलोज दिया ही नहीं गया है, प्रोटीन दिया गया है। तो प्रोटीन की मात्रा फैट से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों से यहां पे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो यहां पे आपका राइट आंसर इसलिए प्रोटीन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति चिकित्सक एक गायनी डॉक्टर है, अस्पताल में भर्ती एक प्रसव पूर्व महिला को 24 घंटे के अंदर बीटा मैथासोन 12 ml 12 मिलीग्राम इंजेक्शन की 2 खुराक देने का आदेश देता है। नर्स इस दवा की क्रिया को इस प्रकार पहचानती है। ऑप्शन ए दिया गया है, एक गर्भाशय रिलैक्सेंट जो प्रोस्टाग्लैंडिन निष्कासन को रोकता है। ऑप्शन बी दिया गया है, एक निरोधी जो एसिटाइल कोलाइन निष्कासन को कम करता है। ऑप्शन सी दिया गया है, एक परिधीय वही का विस्फारक जो रक्तचाप को कम करता है। और एक ग्लूकोकोर्टिकोइड जो भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता को बढ़ाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ग्लूकोकोर्टिकोइड जो भ्रूण के फेफड़ों की मैच्योरिटी को बढ़ाता है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव containing medroxyprogesterone acetate available in गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी होती है वहां पे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है और उसमें क्या होता है, वो तो इसमें दिया ही गया है, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है छाया, ऑप्शन बी मालायन, ऑप्शन सी अंतरा और ऑप्शन डी निश्चय। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरा। अंतरा का जो इंजेक्शन का बॉक्स आता है उसी के ऊपर लिखा भी होता है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन। यहां से भी आपको पता लग जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और निश्चय की अगर बात करें तो ये प्रेगनेंसी किट होती है जिसमें एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होता है। उसके बाद छाया की अगर बात करें तो छाया में सिंटक्रोमन टैबलेट होती है। सिंटक्रोमन, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसको देख लेना, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और माला एन में क्या होता है? माला एन में होता है
लिवोनोग्रेस्ट्रेल, लिवोनोग्रेस्ट्रेल होता है। और तो ये देख लेना, सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है माला एन का। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड प्रॉपर हिंदी का ही रहा है, मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, तो थोड़ी सी किसी वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स यह पहचानती है कि वैक्सीन सीसी पर रखा गया वैक्सीन सीसी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर सीसी के को पंजीकृत करता है। ये यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है समय के साथ संचयी गर्मी संसर्ग, ऑप्शन बी दिया गया है पीएच स्तर, ऑप्शन सी दिया गया है उच्च तापमान पर शीत संवेदनशील टीके का संसर्ग, और ऑप्शन डी दिया गया है मात्रा का स्तर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय के साथ संचयी गर्मी संसर्ग। संसर्ग मतलब होता है सेंसिटिव। जो वैक्सीन होती है वो आइस पैक पर रखी होती है और ये वीवीएम की पहचान होती है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर इस तरह है तो यूज कर सकते हैं वैक्सीन को, और कलर अगर इस तरह का है तो डिस्कार्ड पॉइंट पे पहुंच गई है, और अगर इस तरह का चेंज हो गया है और कुछ इस तरह का चेंज हो गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो डोंट यूज द वैक्सीन, फिर हमें वैक्सीन यूज नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करना है। ऑप्शन ए दिया गया है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन सी दिया गया है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और ऑप्शन डी दिया गया है नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन। तो जो सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है बाल स्वास्थ्य की जांच के लिए, प्रारंभिक जांच के लिए, वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएसके। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरबीएसके की अगर बात करें तो यह भारत सरकार या फिर भारत स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत फरवरी 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीएसके की स्थापना कब हुई थी। तो फरवरी 2013 में आरबीएसके की स्थापना की गई थी, यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये भी पता होनी चाहिए, ये किस एज कैटेगरी के लिए काम करता है। तो ये काम करता है 0 से 18 वर्ष के बच्चे। जो 0 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें 4 प्रकार की परेशानियों की प्रारंभिक जांच करता है या जांच करता है। कौन कौन सी है? या तो जन्म के समय किसी तरह का विकार है, बीमारी है, कमी है, या किसी तरह की विकलांगता है। 4 प्रकार की बीमारियों की इसमें जांच की जाती है। और जो एलबीडब्ल्यू बच्चे होते हैं और जो सैम बच्चे होते हैं उनको एनआरसी भेजने का काम भी आरबीएसके के द्वारा किया जाता है। और जो वेरी एलबीडब्ल्यू होते हैं या फिर बीमार बच्चे होते हैं उनको एसएनसी भेजने का काम भी आरबीएसके के द्वारा किया जाता है। तो आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और कृपया कमेंट में जरूर बताया करें ये क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगली क्लास हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। थोड़ा सा ड्यूटी का इश्यू चल रहा है, आजकल काफी प्रेशर है सीएचओ के ऊपर आयुष्मान कार्ड बनाने का, तो उस वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आज की क्लास में 10 ही क्वेश्चन हम लेकर के आ पाए थे।
नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाए और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन आने वाली जो भी वैकेंसी हो उनमें हो जाए, इस शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।